टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है मुख्य मुख्य महाजनपद। यानी कि कुल महाजनपद 16 है और 16 में से ऐसे कौन कौन से महाजनपद है जिनके बारे में अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न आते रहते हैं। तो उन महाजनपदों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और 16 में से 8 महाजनपद अकेले उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित थे। हमें इस बात का पता होना चाहिए। और महाजनपदों की जानकारी यानी कि 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती है। इस बात का की भी हमें जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हमें इस बात का पता होना चाहिए कि 16 महाजनपदों के नाम क्या क्या है। तो काशी, कुरु, अंग, मगध, वज्जीमल, चेदी, वत्स, अस्मक, अवंती, कौशल, पांचाल, मत्स्य, सुरसन, गांधार, कंबोज, ये कुल 16 महाजनपद थे। और 16 महाजनपदों में से हम 8 या 7 महाजनपदों की आज चर्चा करेंगे। इस बात का ध्यान रखें। और इनमें केवल उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी जो या तो परीक्षा में पूछे गई या परीक्षा की दृष्टि से आगे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस बात को ध्यान रखें। तो सबसे पहले बात की जाए काशी की। तो हम इस बात को जानते हैं कि काशी को आज वाराणसी के नाम से पुकारते हैं, यानी कि उसका आधिकारिक नाम वाराणसी है। और उसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है और एक काशी के नाम से भी तो जाना जाता ही है। अब काशी के बारे में सबसे पहले जो उल्लेख है इसकी स्थापना के बारे में वो मिलता है हरिवंश पुराण में। और हरिवंश पुराण में राजा काश के नाम पर इस स्थल का नाम क्या बताया गया था? काशी बताया गया था। और पुराणों के अंदर काशी को क्या कहा गया? ब्रह्मांड का केंद्र कहा गया। और इसमें इसके रोम रोम में शिव का वास भी बताया गया कि इसके रोम रोम में कण कण में भगवान शिव निवास करते, ऐसा भी पुराणों में उल्लेख मिलता है किसके बारे में? काशी के बारे में। इसके बाद बात करें, इसका नाम काशी ठीक है, ब्रिटिश काल में अवध के नियंत्रण में था। अब ध्यान रखें, काशी जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था तो उस समय काशी किस रियासत के अधीन था? तो अवध रियासत के अधीन था। इस बात को ध्यान रखना कि ब्रिटिश काल में काशी पर किसका नियंत्रण था? अवध का नियंत्रण था। इस बात को ध्यान रखें। और एक बात और ध्यान रखें कि इस समय काशी के राजा कौन थे? बलवंत सिंह थे। कौन थे? बलवंत सिंह। काशी के राजा बलवंत सिंह ने बक्सर के युद्ध में, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। तो बक्सर के युद्ध में राजा बलवंत सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। इस वजह से इसके बाद काशी पर से अवध का नियंत्रण हटा दिया गया था। उसके बाद बात करें, अहिल्याबाई होलकर ने काशी के विश्वनाथ मंदिर को पुनर्निर्मित करवाया था। इनकी भव्य रूप में इसको बनवाया था। इनकी पहले जो मूल मंदिर था उस पर 4 बार विदेशी आक्रमण हुए। और सबसे पहले इसे तोड़ने का कार्य किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में किया था। और अंत में 1669 में औरंगजेब ने भी काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था। लेकिन 18वीं सदी में अहिल्याबाई होलकर, रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसे भव्य रूप में बनवाया और इसका पुनर्निर्माण करवाया था। इस बात को ध्यान रखिए। आगे एक बात और करते हैं कि काशी जिसे आजकल वाराणसी के नाम से जाना जाता है, तो 24 मई 2022 को इसने अपना 66वां जन्म दिवस मनाया था। और इस बात के ध्यान रखें कि 24 मई 1956 के दिन उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने काशी के लिए आधिकारिक नाम क्या घोषित किया था? वाराणसी घोषित किया था। इस वजह से इसे 66 साल पूरी होगी और 24 मई को इसका 66वां जन्मदिवस बनाया गया था। आगे बात करते हैं कुरु की। तो कुरु की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी उसमें क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। इस बात को जान के भागवत पुराण अनुसार श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह कहाँ हुआ था? इसी कुरु महाजनपद में हुआ था। यानी कि आप यहाँ इस बात को विशेष ध्यान में रखिए कि प्रश्न यूं है कि भगवान श्री कृष्ण का संबंध कौन कौन से महाजनपदों से है? तो एक तो हो जाएगा कुरु और एक हो जाएगा सूरसेन, यानी कि 2 महाजनपदों से भगवान श्री कृष्ण का सीधा सीधा संबंध है। इस बात को ध्यान रखिए। अब मगध महाजनपद की बात की जाए तो मगध महाजनपद सभी महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण तथ्य है मगध से संबंधित जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। अब मगध की साम्राज्य के रूप में स्थापना कब से मानी जाती है? तो इस बात को विशेष ध्यान रखना कि जरासंध के पिता वृत्ररथ ने यहाँ
वृद्धरथ वंश की स्थापना की थी, तब से मगध महाजनपद एक साम्राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। इस बात को ध्यान रखिए। वृद्धरथ के बाद यानी कि ये ज्ञात इतिहास का एक हिस्सा है। उसके बाद इसके एक ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में, जिसके ऊपर इतिहासकार विश्वास करते हैं और एक ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में मगध में सबसे पहले हर्यक वंश की स्थापना मानी जाती है। इसका स्पष्ट इतिहास हमें प्राप्त है। ठीक है, तो हर्यक वंश और हर्यक के बाद शिशुनाग वंश आता है, और शिशुनाग के बाद कौन आता है? नंद वंश आता है, और नंद के बाद मौर्य आएंगे, और मौर्य के बाद शुंग वंश आएगा, और शुंग वंश के बाद सातवाहन, कर्ण वंश, इस प्रकार से कुछ वंश आते रहेंगे। इस बात को ध्यान रखें। तो मगध महाजनपद सभी महाजनपदों में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट था, और जरासंध के पिता वृद्धरथ द्वारा वृद्धरथ वंश की स्थापना की गई। और मगध का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? अन्नपूर्णा। मगध का उत्तरी भाग अन्नपूर्णा कहलाता था। इसका मतलब ये है कि उत्तरी भाग अन्न उपजाऊ क्षेत्र था, इस वजह से इसे अन्नपूर्णा। और दक्षिणी भाग क्या था? रतन गर्भा, यानी कि यहाँ खनिजों की बहुल्यता थी, इस वजह से इसे रतन गर्भा भी कहा था, किसे? मगध के दक्षिणी भाग को। इसके अलावा इसकी जो राजधानी थी मगध की, आरंभिक राजधानी जिसे राजगृह या गिरि वज्र भी कहा जाता था, वो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। इस वजह से इसे गिरि वज्र के नाम से जाना जाता है। इसे विपुलगिरी, रतनगिरी, शौणगिरी, विभारगिरी, इस प्रकार 5 पर्वत चोटियां थी, उनसे घिरी होने के कारण इसे क्या बोला जाता था? गिरि वज्र बोला जाता था। इस बात को ध्यान रखें। और इसके बाद में इसकी राजधानी कहाँ आई? पाटलिपुत्र में आई थी, और जो अब क्या है? पटना है। उसके बाद बात करें वज्जी की, तो वज्जी से संबंधित आरपीएससी 2013 में एक प्रश्न पूछा गया कि वज्जी कितने कुलों के संयोग से बना था? तो उत्तर होगा 8 कुलों के संयोग से इस वज्जी का निर्माण हुआ था। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली। आम्रपाली कौन है? आम्रपाली वही है जिसको महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। और इस बात को ध्यान रखिए, वैशाली नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वज्जी की क्या है? वज्जी की क्या है? राजधानी। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली। और वैशाली की जो नगर वधु कौन थी? आम्रपाली। वो उसे महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में क्या किया था? दीक्षित किया था। और इसका संबंध किससे है? वज्जी महाजनपद से ही। इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद बात करते हैं सूरसेन की, तो सूरसेन हरिवंश व विष्णु पुराण में श्री कृष्ण का नाम क्या मिलता है? सौरी। और सौरी का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है बहादुर या योद्धा प्रकृति के व्यक्ति को क्या बोला जाता है? सौरी बोला जाता है। और भगवान विष्णु के लिए भी सौरी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और लेकिन हरिवंश और विष्णु पुराण में श्री कृष्ण के लिए भी सौरी शब्द का इस्तेमाल किया गया। इस बात को रखना। और कई विद्वान इसी से यह तर्क निकालते हैं कि हो सकता है सौरी नाम से ही इस महाजनपद का नाम के पीछे सौरी के नाम से इसका नाम क्या हो सकता है? सूरसेन हो सकता है। रामायण के उत्तरकांड में मथुरा को ही क्या कहा गया? सूरसेन। यानी कि रामायण काल की बात की जाए तो मथुरा का महत्व अत्यधिक होने की वजह से इसे क्या बोल दिया गया? सूरसेन बोल दिया गया। उसके बाद बात करते हैं अस्मक की। ये दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद था। अस्मक दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद था जो गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित था। इस बात को ध्यान रखिए। अब एक बात और इंपॉर्टेंट है, आपको ले चलते सीधे डायरेक्ट गुप्त काल में। आर्यभट्ट का नाम आपने सुना होगा, आर्यभट्ट से आप सब परिचित है। आर्यभट्ट के बारे में भास्कर प्रथम और मध्यकालीन भारत के कुछ टीकाकारों ने आर्यभट्ट के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, वो है आस्मक। और आस्मक का मतलब अस्मक का निवासी या अस्मक का पुत्र। और आर्यभट्ट ने जो आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखा था, उस आर्यभट्टियम ग्रंथ के लिए कई जगह पर यह नाम आता है कि आस्मक स्फुट तंत्र, इस प्रकार से कुछ नाम मिलते हैं, जिसका मतलब होता है कि इसको अस्मक में लिखा गया या अस्मक में रचा गया। इस प्रकार से आर्यभट्टियम के लिए उल्लेख मिलता है। तो कुछ विद्वान आर्यभट्ट को अस्मक से जोड़कर देखते हैं। और अस्मक, ये जो अस्मक हम बात कर रहे हैं आर्यभट्ट वाले अस्मक की, और टीकाकारों द्वारा जिस अस्मक की बात की गई है उसे समानतः उसका समीकरण महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग से जोड़ा जाता है। यानी कि महाराष्ट्र से नीचे के जो राज्य है और उनमें भी केरल से इसका संबंध जोड़ा जाता है। किसका? आर्यभट्ट का। और क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि आर्यभट्ट की कई हस्तलिखित पांडुलिपियां केरल से प्राप्त हुई है। इसके अलावा आर्यभट्टियम ग्रंथ की एक मलयालमी लिपि में भी एक पांडुलिपि वहां से प्राप्त होती है। इस वजह से
बहुत सारे विद्वान आर्यभट्ट का संबंध केरल से भी मानते हैं। हालांकि आर्यभट्ट का जो जन्म है उसके ऊपर उसका जन्म 476 में कुसुमपुर पटना में माना जाता है। आर्यभट्ट जी का जन्म 476 ईस्वी में कुसुमपुर पटना में ही माना जाता है। इस बात को ध्यान रखिए, ये गुप्तकालीन थे। और ये भी ध्यान रखना कि आर्यभट्ट नवरत्न में शामिल नहीं थे। इसके बाद बात करते हैं कौशल की। तो बौद्ध काल में राजा कौन थे? यहाँ प्रसेनजित थे। ठीक है। अच्छा, अस्मक में और क्या है? वायु पुराण, महाभारत, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की है। ठीक है ना। में भी इसका उल्लेख मिलता है, किसका? अस्मक का। कौशल, अच्छा, कौशल बौद्ध काल में राजा प्रसेनजित यहाँ का राजा था। उत्तरी कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। और जो बाद में कहाँ स्थानांतरित हो गई? साकेत में। यानी कि श्रावस्ती जो बाद में कहाँ स्थानांतरित हुई? साकेत में स्थानांतरित हुई। और इस बात का विशेष ध्यान रखना कि साकेत को अयोध्या का नाम किसने दिया? पुष्यमित्र शुंग ने दिया था। इस बात को ध्यान रखना। और पुष्यमित्र शुंग कौन था? जिसने शुंग वंश की स्थापना मौर्य वंश के अंतिम सम्राट वृत्रथ को मार करके किया था। इस बात को ध्यान रखिए। वृत्रथ को मार करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली थी। उसी पुष्यमित्र शुंग ने साकेत का नाम क्या किया था? अयोध्या किया था। और पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ के दौरान उनकी मुख्य पुरोहित कौन थे? तो पतंजलि थे। और पतंजलि ने किस वेदांत की रचना की थी? तो आप इस बात को जानते हो कि योग से वो संबंधित थे। ठीक है। तो ये महाजनपदों के बारे में कुछ मुख्य बिंदुओं पर हमने चर्चा की। लेकिन इसके अलावा मगध और अवंती, अच्छा, अवंती की दो राजधानियां थी। उत्तरी अवंती की तो थी उज्जैन, और दक्षिणी अवंती की क्या थी? महिष्मती। महिष्मती, इस बात को ध्यान रखें। तो अवंती और मगध के बारे में हम अलग से और चर्चा करेंगे। उसमें भी मगध पर ज्यादा फोकस करके एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इस